The first thing is Sturge-Weber syndrome, and what do you see? What happens in Sturge-Weber syndrome is that it's got something. इसकी जो background है, उसमें it's a congenital non-hereditary anomaly of neural crest derivatives. What that means is it's something that's gonna be there right from birth, but you won't see a family history of it, ठीक है? और हम कैसे किसी चीज को एक प्रॉपर सिंड्रोम बता देते हैं जब हमें कोई अनकॉमन सी चीज मिलती है, और उसके साथ फिर जब हमें एक अनकॉमन चीज मिलती है फिर भी लुक एट वी एंड इट्स राइट फ्रॉम बर्थ, तो फिर हम ये देखते हैं कि अच्छा कोई बाकी लीजन्स तो नहीं पड़े हुए, वी गेट अलर्ट कि कहीं इसको ये पर्टिकुलर सिंड्रोम ना हो। दैट्स व्हाट इट इज। सो जितने भी न्यूरल क्रस्ट डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी अगर कंजेनिटल अनोमलीज हों और वो नॉन हेरिडिटरी हों तो दिस इज पार्ट ऑफ Sturge-Weber syndrome. Somatic mosaicism of an activating mutation in one copy of the GNAQ gene. इसका अगर आप लोग चाहते हो मैं मतलब बताऊं तो आई विल टेल यू, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट बस आप लोगों को ये पता हो कि इसमें GNAQ जीन इन्वॉल्व है, ठीक है? मैं बता दूंगी, आई थिंक वैसे जहन में आता तो है क्वेश्चन, मैं बता दूंगी वंस लेट मी जस्ट बी डन विद दिस, ठीक है? इसकी प्रेजेंटेशन ये होती है कि कोई भी, ये बहुत इसका वो है कैरेक्टरिस्टिक पोर्ट वाइन स्टेन, ठीक है? इसमें कैपिलरी वैस्कुलर मैल्फॉर्मेशन होती है जिसको हम पोर्ट वाइन स्टेन कहते हैं। इसके मल्टीपल नाम्स होते हैं, और आप ये देखो दिस पोर्ट वाइन स्टेन, ठीक है? इसको पोर्ट वाइन स्टेन कहते हैं। और जो पोर्ट वाइन स्टेन के बाकी भी नाम होते हैं, इट्स अ नॉन न्यूप्लास्टिक बर्थ मार्क, ठीक है? और ये जो ट्राइजेमिनल नर्व की ऑफ्थैल्मिक और मैक्सिलरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है, ठीक है? उसके अलावा व्हाट हैपेंस इज, मतलब एक तो कैपिलरी वैस्कुलर मैल्फॉर्मेशन हो गई, पोर्ट वाइन स्टेन हो गया, दूसरी क्या सिंड्रोम में बाकी फीचर्स भी होते हैं ना, तो आपको इप्सिलैटरल लेप्टोमेनिंजियल एंजियोमा विद कैल्सिफिकेशंस मिलेंगी। ये ना मेनिंजीज का एक बिनाइन ट्यूमर होता है, ठीक है? और इसमें बिनाइन ट्यूमर होता है बेसिकली उसकी वेजल्स का, बट दिस नॉट इम्पोर्टेंट, आपको नाम पता हो लेप्टोमेनिंजियल एंजियोमा, और ये आपको पता हो कि मतलब मेनिंजीज की लोकेशन पे पड़ा है, ठीक है? और इसकी वजह से, इस लीजन होने की वजह से इन पेशेंट्स में बहुत ज्यादा सीजर्स और एपिलेप्सी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास एपिस्क्लेरल हेमेंजियोमा है। एपिस्क्लेरल हेमेंजियोमा मतलब स्क्लेरा तो आंखों में होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है जिसकी वजह से अर्ली ऑनसेट ग्लाउकोमा होता है। तो इट इज सेफ टू से कि जो स्टर्ज वेबर सिंड्रोम है ये मोस्टली जो है ना आपकी ब्लड वेजल्स को इन्वॉल्व कर रही है, ठीक है? अगर ये इन्वॉल्व करती है आपकी फेस की डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, या जो मैक्सिलरी और ऑफ्थैल्मिक एरिया सप्लाइड होता है ना फेस का, उस एरिया में दैट इज योर पोर्ट वाइन स्टेन, वो फेस की कैपिलरी को मतलब एबनॉर्मल हो जाती है, उसमें बिनाइन ट्यूमर है उसका। उसके बाद लेप्टोमेनिंजियल एंजियोमा, और इसकी वजह से एपिलेप्सी और सीजर्स होते हैं। और फाइनली एपिस्क्लेरल हेमेंजियोमा, इंक्रीज्ड आईओपी, अर्ली ऑनसेट ग्लाउकोमा, ठीक है? और इसका एक और नाम है which is encephalotrigeminal angiomatosis. Anyways, that's not very जीन का नाम याद हो आप लोगों को, ठीक है? उसके बाद वी हैव ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। अच्छा जी, ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ठीक है? और ना अब इसमें क्या है कि इसमें ना एक लाइक दो ऐसी ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं, एक क्रोमोसोम 9 पे पड़ी होती है और एक क्रोमोसोम 16 पे पड़ी होती है, ठीक है? अगर इन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाएगी ना, तो एज अ रिजल्ट जो हमें देखने को मिलेगा दैट विल बी ट्यूबरस स्क्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है? अब ये इम्पोर्टेंट है, अनफॉर्चुनेटली इसको आपको याद करना पड़ेगा कि TSC1 ट्यूमर सप्रेसर जो ट्यूमर सॉरी, ये TSC का मतलब है ट्यूबर स्क्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स 1, ये किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है आपको पता हो, इसको क्या कहते हैं, हेमार्टिन, ठीक है? इट कोड्स फॉर हेमार्टिन, ठीक है? और जो TSC2 है ऑन क्रोमोसोम 16, इट कोड्स फॉर ट्यूबरिन, ठीक है?
अच्छा जी, अब ना एक लीजन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हेमाटोमास, ठीक है। हेमाटोमास बेसिकली ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में क्या बन जाता है, हेमाटोमास बन जाते हैं सीएनएस के अंदर और आपकी स्किन के अंदर, वही जैसे न्यूरोकुटेनियस, ठीक है। उसके अलावा एंजियोफाइब्रोमास भी बन जाते हैं, ठीक है। माइट्रल रिगर्जिटेशन, एश लीफ स्पॉट्स, कार्डियक रेब्डोमायोमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डियक रेब्डोमायोमा सिर्फ इस, अगर आपको किसी बच्चे में कार्डियक रेब्डोमायोमा की फाइंडिंग मिल गई है तो यू विल, आपको अलर्ट होना पड़ेगा कि कहीं इसमें बाकी चीजें तो नहीं है जो ट्यूबरस स्क्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स में है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, रीनल एंजियोमायोलाइपोमा और सीजर्स और शार्क पैचेस। अच्छा बच्चों, इसमें ना a lot of it is like I said, it's something that you'll have to mug up. um it's just it's a syndrome, so you'll have to learn. लेकिन ये है कि हम तस्वीरें दिखा सकते हैं what। अच्छा जी, ये जो पहला वाला ये तो है लेप्टोमेनिंजियल एंजियोमा, ठीक है। इफ यू लुक एट दिस, मैं क्वेश्चंस पूछूंगी ना तो कम से कम आपको पिक तो कर लोगे एटलीस्ट। ये है, तो ये है बेसिकली दिस विल बी योर लेप्टोमेनिंजियोमा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लेट्स मूव ऑन। What you have is hematoma, you have angiofibromas। ये ना आप डायग्राम, वेट, इतना क्लियर भी नहीं है। बस ये इस तरह की इसमें फीचर्स आते हैं। You can look into it. I'm not going to spend time on this. Okay, again, I'll just read it out for you guys so that you understand. But before that, there is an increased incidence of subependymal giant cell astrocytomas and ungual fibromas. Like I said, this is going to be one of those topics that I really do not like because there's so much of like just mugging up. However, important things is mitral regurgitation, ash leaf spots, sharp green patches, big words. All right, remember those. ये पता हो कि ट्यूबरस स्क्लेरोसिस की वजह से इंक्रीज इंसिडेंस हो सकती है जाइंट सेल एस्ट्रोसाइटोमास की और अंगल फाइब्रोमास की। रूम में है तुम्हारी, अच्छा, पानी है पास, सो thirsty। अच्छा ठीक है, देखेंगे बस। Sorry guys, ma'am, angle fibroma's location is in fingers. I'll tell you. That's a good one. Okay. In fact, guys, just let me read this and I will tell you. All right. The reason is I just want to get through this and then I'm gonna break it down. Give me a minute. Let me just first go through the whole annoying table. अब हमारे पास आता है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, जैसे कि आपका क्या था, जैसे कि आपका वो था ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। अब 100% पेनिट्रेंस और ऊपर वेरिएबल एक्सप्रेशन था। इसका क्या मतलब होता है, कभी कभी ना बच्चों आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन होती है। अब आपको पता होगा कि यार अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है या कोई भी चीज जब डोमिनेंट हो जाती है तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि उसने लाजमी एक्सप्रेस होना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर ना हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं कि कभी कभी कुछ चीजें होती हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट और उनकी 100% पेनिट्रेंस होती है। 100% पेनिट्रेंस का क्या मतलब हुआ कि वो 100% एक्सप्रेस होगी। और अगर कोई चीज है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस की, किसी के अंदर जीन जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन हुई भी है लेकिन उसके अंदर एक्सप्रेस नहीं हो रही और किसी और के अंदर हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज नॉट ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसका मतलब ये है कि उसका एक्सप्रेशन
वेरिएबल है, उस म्यूटेशन का एक्सप्रेशन वेरिएबल है, ठीक है। फायदा मैंने आपका क्वेश्चन सुना है, जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं ना इससे सुकून से कर दूँ एक दफा। अच्छा बच्चों, इसकी ना एक द गुड थिंग अबाउट दिस इज एटलीस्ट उन्होंने कोई निमोनिक दिया हुआ है, तो आप लोग निमोनिक्स इसको याद रखना। इसके अंदर म्यूटेशन होती है NF1 ट्यूमर सप्रेसर जीन की, जो कि क्रोमोसोम 17 पे होता है, और ये एनकोड करता है न्यूरोफाइब्रोमिन। सो दैट्स दैट। और इसके फीचर्स में सी से कैफे ओलाइट स्पॉट्स, आई डोंट नो हाउ यू गाइस प्रोनाउंस इट बट दैट्स व्हाट इट इज फॉर मी। इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। यू मस्ट नोटिस अभी तक जितने भी हमने पढ़े हैं उन सब में ही इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। कुटेनियस न्यूरोफाइब्रोमास हैं सी से, लिश नोड्यूल्स हैं जो कि पिगमेंटेड आइरिस के हेमाटोमास हैं, ऑप्टिक ग्लायोमास हैं, फियोक्रोमोसाइटोमास, seizures, focal neurologic signs, often from meningioma. उसके बाद bone lesions है, examples phenoid dysplasia, ठीक है। अच्छा, let me just finish this table. So उसके बाद है न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस टाइप, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इसकी भी म्यूटेशन आपको याद रखनी चाहिए, आपको ये पता होगी क्या कोड करता है, ठीक है। इसमें जो जीन है इट इज कॉल्ड मर्लिन, और इसके अंदर ना बायलेटरल वेस्टिकुलर शोनोमास होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछते हैं, न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस टाइप 1 और टाइप 2। और जहाँ तक मुझे याद है, अब मुझे एग्जैक्टली सहन में नहीं है बट साइलेंटोमीलिया या कुछ ऐसा होता है, ब्रॉन से कुछ इसके साथ ना एसोसिएशन होती है किसी चीज की, जो कि इम्पोर्टेंट थी। बहरहाल ये है कि हम आगे पढ़ लेंगे, अभी हम स्पाइनल कॉर्ड पे आए नहीं है ना, लीजन्स पे। बायलेटरल, जस्ट अ मिनट मैम, सॉरी, वॉल्यूम कैन यू इंक्रीज, अच्छा ठीक है, मैं ना सभी जरा आराम से बोल रही हूँ। Volume increase, that's a good one. How do you do that? Great. अब आवाज आ रही है आपको मेरी? अगर आ रही है मुझे बताओ। आई कुड जी आ रही है, ठीक है, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी बच्चों, आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होता है इस तरह फजूल चीजों में। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 जो है, इसमें बायलेटरल वेस्टिबुलर शोनोमास हैं, जुवेनाइल कैटरैक्ट्स हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट, मेनिंजियोमास हैं, एपेंडाइमोमास हैं, ठीक है। उसके बाद वॉन हिपल लिंडाउ डिजीज, अगेन ऑटोसोमल डोमिनेंट, डिलीशन हो जाती है VHL जीन की ऑन क्रोमोसोम 3 which ubiquinates hypoxia inducible factor 1A. Not very important. But what you should remember though is, just give me a minute, मैं बच्चों इधर voice increase करूँ। Okay. अब what you should remember is इसमें hemangioblastomas आते हैं, in retina, brain stem, cerebellum, that's a malignant tumor. Spine के अंदर angiomatosis आएगी, bilateral renal cell carcinoma very important, pheochromocytoma very important, numerous tumors benign and malignant, इसका pneumonic है heart। और okay, that was that। अब मैं आप लोगों को इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस बताती हूँ ताकि आप लोग भी it was boring for the both of us। Okay, just give me a minute।
Bachoo, now I'm gonna start asking you the questions. Okay. So inshallah, this will not be as boring. So अब आपके सामने ये टेबल पड़ा है, आपने इसको देख के मुझे जवाब देना है, ठीक है? A patient presents with multiple cafe or light spots, neurofibromas on the skin, and leash nodules in the eyes. They also have a family history of similar symptoms. What is the neurocutaneous disorder? शाबाश. What do you think, Aisha? Very good. अच्छा, अभी हमने पढ़ लिया ना, अब इसको ना दोबारा हम इसके बारे में जो इन्होंने रट्टे वाली चीजें बताई हैं, हम अपने पॉइंट्स बना लेते हैं कि यार ये चीजें होंगी तो हमने ये बनाना है, ठीक है? न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में ना मल्टीपल, न्यूरोफाइब्रोमा का क्या मतलब होता है? नर्व शीथ ट्यूमर, ठीक है? तो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में नेचुरली मल्टीपल न्यूरोफाइब्रोमास होंगे, ठीक है? उसके अलावा आपके पास कैफे ओ लाइट स्पॉट्स होंगे, वो ना लाइट ब्राउन स्किन पैचेस होती हैं। उसके अलावा आपके पास लिश नोड्यूल्स होंगी आईज के अंदर, और लर्निंग डिसेबिलिटीज होंगी, ठीक है? ये बात बस आपने इतनी सी जहन में रखनी है। अच्छा, उसके बाद अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? Second question is, a young child has ash leaf spots on their skin, developmental delay, and experiences frequent seizures. MRI shows brain lesions called cortical tubers. What is the most likely diagnosis? आयशा आप बताओ बच्चों, ये ना जरा ऐसा है कि इसको ना मारना पड़ता है रट्टा। SW, व्हाट इज SW? स्टर्ज वेबर? अच्छा, आपको लगता है स्टर्ज वेबर है? ठीक है, हम देख लेते हैं क्या है। हम लोग पहले स्टर्ज वेबर देखेंगे, ठीक है? स्टर्ज वेबर के अंदर हिस्ट्री होगी फेशियल पोर्ट वाइन स्टेन की। उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे जैसे सीजर्स, वेरी गुड, आपका बात बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड ग्लोकोमा, ठीक है? और स्टर्ज वेबर के अंदर बेसिकली जो हमारा अंडरलाइन प्रॉब्लम होता है ना, वो ये होता है कि अब नॉर्मल ब्लड वेसल्स होती हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है? तो और अब हम पढ़ते हैं, एक और मैं आपको बताऊंगी ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, जो डॉक्टर फरिया ने कहा। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, हेमाटोमास होते हैं वेरियस ऑर्गन्स के अंदर। ब्रेन हो गया, स्किन हो गया, किडनी हो गई, हार्ट, लंग्स एंड आईज। तो इसमें सीजर्स, डेवलपमेंटल डिलेज, ऑटिज्म और स्किन लीजन्स होते हैं, लाइक एश लीफ स्पॉट्स एंड फेशियल एंजियोफाइब्रोमास। अब आप बताओ डॉक्टर आयशा, आपको थोड़ा लगा कि स्टर्ज वेबर ही आंसर, और आपको लगता है कि यू शुड चेंज इट? आई सेड ड्यू टू सीजर, ठीक है? अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, दैट्स वेरी राइट, दैट मेक्स सेंस, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है। बट आपको अभी भी कंफ्यूजन है इसमें? अगर है तो कोई बात नहीं, वी कैन सॉर्ट इट आउट, इट्स ओके, नो, ठीक है, वेरी गुड। देखो बात ये है कि ये अच्छी बात है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट बना नहीं सकते, ये है ही सारा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो जिस मोटे मोटे लफ्ज अगर जहन में रह जाए तो अच्छा है। बेसिकली डॉक्टर आयशा, एक्चुअली यहाँ पे ना इन्होंने सिर्फ मोटे मोटे लफ्ज पकड़े हुए हैं। जैसे अगर कैफे ओ लाइट स्पॉट्स हुआ तो टाइप 1 है, अगर एश लीफ स्पॉट्स बंदा कहे तो ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। ऐसे इन्होंने बज वर्ड्स पकड़े हुए हैं, और एग्जाम में भी यही करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब मैं अगला क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? ओके, एक पेशेंट है जो कि डायग्नोस्ड है विद बाइलेटरल वेस्टिबुलर schwannomas resulting in progressive hearing loss and balance problems. They also have a family history of similar issues.
क्या लगता है आप लोगों को? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछते हैं। अब एक बच्चा है, 4 ईयर ओल्ड है, ठीक है, उसको फेशियल पोर्ट वाइन स्टेन है, वो डेवलप करता है सीजर्स एंड ग्लोकोमा। उसकी ब्रेन इमेजिंग पे अब नॉर्मल ब्लड वेजल्स नजर आती हैं ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेन। What disorder is the child likely to have? Very good. Dr. Aisha, do you agree? Okay, good. Thank you. अच्छा बच्चों, अब ना मैं आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट्स बताऊंगी, आप लोगों ने मुझे बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अब ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स, डज इट अफेक्ट only the brain and skin without involvement of other organs like kidneys or lungs? Let's see. ये लिखा हुआ है। It's false. You think it's false? What about Dr. Aisha? Dr. Aisha, do you think it involves other organs? That's good. Very right. ओके, आप लोगों को समझ आ रही है, मतलब मोटी मोटी बात तो पता चल रही है ना। अच्छा, उसके बाद स्टर्ज वेबर सिंड्रोम ऑलवेज रिजल्ट्स इन मेंटल रिटार्डेशन। लेट्स सी, पर चलते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों इसका आंसर है फॉल्स, ठीक है। False ये है, is why is it false? Because it can cause intellectual disability, but not all individuals are affected. Exactly. ये इन्होंने बस बात लिखी है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वो है। So this is something that adds to नॉलेज ऑफ बोथ ऑफ अस, मतलब हम तीनों के लिए ये नॉलेज वाली बात है कि अगर स्टर्ज वेबर सिंड्रोम के अंदर लिखा हुआ है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, तो ये नेसेसरी नहीं है। और मैंने एटलीस्ट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बेसिस पे तो कम से कम स्टर्ज वेबर को डायग्नोज नहीं करना, ठीक है। अच्छा, हम चलते हैं आगे। आखिरी वाला एक एमसीक्यू पूछूंगी। न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2 है, ठीक है, उसके अंदर क्या हॉल मार्क फीचर जो है वो बायलेटरल वेस्टिबुलर शोनोमास हैं। शाबाश, देखो। ओके, आप क्या लगता है डॉक्टर आयशा? वेरी गुड, ऐसा ही है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों से इस तरह से पूछती हूँ, सवाल मेरा ये है, मुझे बताओ कि जो मैंने आप लोगों को न्यूरोकुटेनियस डिसऑर्डर्स कराए, इसमें से रेटिनल हेमांजियोब्लास्टोमास एंड रीनल सेल कार्सिनोमा किसके साथ एसोसिएटेड है? न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, स्टर्ज वेबर या वॉन हिपल लिंडाउ डिजीज? हेमांजियोब्लास्टोमास एंड रीनल सेल कार्सिनोमा। अच्छा, और आपको क्या लगता है? वेरी गुड। और ठीक है, आई थिंक सो मैम इन यस, देखो ना बेटा, न्यूरोफाइब्रोमास जो होता है ना, उसका मतलब ही क्या होता है? श्वानोमा होता है। श्वानोमा का क्या मतलब है? नर्व शीथ ट्यूमर। तो उसके अंदर नर्व शीथ ट्यूमर तो होगा, ठीक है, इट विल ऑलवेज बी प्रेजेंट। अच्छा, दूसरा, ठीक है ना, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद आपने मुझसे कुछ पूछा था अबाउट अंगल, ऊपर था कुछ, आई फॉरगॉट व्हाट इट वाज। वो जो ये थोड़ा है अजीब सा, इसको याद करना पड़ेगा आपको।
मुझे हाँ अंगल फाइब्रोमास की लोकेशन पूछी थी आपने। बेटा जो अंगल फाइब्रोमास होते हैं ना, ठीक है, ये बेसिकली डेवलप करते हैं अराउंड द नेल बेड्स ऑफ द फिंगर्स और टोज। ठीक है। अच्छा, और that's only for NF2, right? Not for NF1. और NF2 के अंदर भी न्यूरोफाइब्रोमास होते हैं। बायलेटरल वेस्टिबुलर schwannomas are nerve sheath tumors. ठीक है, but they're more specific because they are involving your peripheral nervous system. So they're involving your Schwann cells specifically. लेकिन cutaneous neurofibromas वो हैं जो आपकी nerve sheath of the nerves that are passing through और बल्कि the cutaneous nerves। ठीक है। तो neuro they are also nerve sheath tumors, but they are those that are supplying the skin। ठीक है। तो definitely cutaneous neurofibromas are present in neurofibromas type 1 and इसके दोनों के अंदर ना न्यूरोफाइब्रोमास प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर वेस्टिबुलर श्वानोमास होता है वो, और यहाँ पे वो स्किन के अंदर होते हैं, कुटेनियस न्यूरोफाइब्रोमास होते हैं। अच्छा, और कुछ पूछना है? तो बच्चों एक दफा ना मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत शॉर्ट शॉर्ट करके बता दूं, ताकि आप लोगों के ना जहन में मोटी मोटी बात रहे। ठीक है। अब हमने NF1 कर लिया था। NF1 के अंदर मल्टीपल न्यूरोफाइब्रोमास होंगे, कैफे ओलाइट स्पॉट्स होंगे, लिश नोड्यूल्स होंगी, पोटेंशियल लर्निंग डिसेबिलिटीज होंगी। NF1 जो है इट कैन ऑल्सो लीड टू स्केलेटल डिफॉर्मिटीज। या एग्जैक्टली, शोनोमा का लफ्ज आए तो इट इज स्पेसिफिक फॉर NF2। ठीक है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्केलेटल डिफॉर्मिटीज एंड ऑप्टिक ग्लायोमास भी हो सकते हैं न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 के अंदर। स्केलेटल डिफॉर्मिटीज मतलब स्फिनॉइड डिस्प्लेसिया, बोन का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। स्फिनॉइड डिस्प्लेसिया एंड ऑप्टिक ग्लायोमास, मैं चाहती हूँ आप ये चीजें लिख लो ताकि आप लोगों के ना जहन में अभी से रजिस्टर हो जाए। टाइप 2 के अंदर बायलेटरल वेस्टिबुलर श्वानोमास होते हैं, हियरिंग लॉस होगा, बैलेंस प्रॉब्लम्स होंगे, और उसके अलावा बाकी नर्वस सिस्टम के ट्यूमर्स जैसे मेनिंजियोमास और एपेंडाइमोमास। लेकिन मैं आपको मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक चीज बताऊं, ठीक है। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के अंदर बहुत सारे बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, हेमाटोमास, लेकिन इसका कैच कैसे होता है कि ये वेरियस ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे ब्रेन है, स्किन है, किडनीज है, हार्ट है, लंग्स है और आईज है। ठीक है। और ट्यूमर्स होने की वजह से क्या होता है कि मतलब सीजर्स वगैरह हो सकते हैं, डेवलपमेंटल डिलेज, ऑटिज्म, skin lesions like ash leaf spots and facial angiofibromas। ठीक है। स्टर्ज वेबर जो है उसके अंदर फेशियल पोर्ट वाइन स्टेन होता है, न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स होते हैं सच एज सीजर्स एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड ग्लोकोमा होता है। ठीक है। और ये एसोसिएटेड होता है विद एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन, लेप्टोमेनिंजियोमल एंजियोमास। ठीक है। अब उसके बाद वॉन हिपल लिंडाउ डिजीज है। ये एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है जिसके अंदर ट्यूमर्स और सिस्ट ग्रो करती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। ट्यूमर्स किस तरह के होते हैं? हेमेंजियोब्लास्टोमास कहीं का भी होगा, ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का, रेटिना का, और रीनल सेल कार्सिनोमा। तो आपको पता चल गया है कि अगर हेमेंजियोब्लास्टोमा या रीनल सेल कार्सिनोमा का जिक्र हुआ तो मैंने VHL लगाना है। ठीक है। और ये ऑल्सो अफेक्ट करता है एड्रीनल ग्लैंड्स को, पैंक्रियास को, किडनीज को। ठीक है। और बस अभी के लिए इतना ही है। ठीक है।
तो आई थिंक हमने अच्छे से कवर कर लिया ये। ठीक है, the worst is over. Hmm. Can be really boring. I mean, it's not boring, but it's just facts now. The stuff is interesting though. Hmm. ये वाला वो पार्ट है जो इंटरेस्टिंग है. Okay, but anyways, we're gonna do what's boring first. I find it boring, maybe you guys don't. I don't know. अच्छा जी. Okay, interesting. बच्चों दो किस्म के होते हैं, अडल्ट प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स. इसमें ना बच्चों आप लोगों को क्या याद रखना है, जो मोटी मोटी बात की यार, स्यूडो पैलिसेडिंग किसमें होता है, इस तरह की चीजें याद रखनी है. फ्राइड एग सेल्स किसमें होते हैं, बस ये कुछ. ज्यादा इसमें से वो सवाल नहीं पूछता, ठीक है, मतलब मोटी मोटी बात पूछता है. बच्चों को तो ये भी नहीं आ रहा होता, क्योंकि मोस्टली ऐसी चीजें होती हैं हम छोड़ देते हैं. एक मिनट. हम्म. हम्म. अच्छा बच्चों, I am going to start asking you questions. Actually, no, I'm going to first tell you what stuff we're doing. Okay, so let me get through the whole list first. What kind of tumors do we have? Okay, got it. Understood. Um, right. So the first tumor that we're going to look up is glioblastoma multiforme. Now, you need to know that it's something known as glioma एक चीज होती है, और उसकी एग्जाम्पल होती है ग्लायोब्लास्टोमा और ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा. ठीक है, और ये एपिंडाइमोमा. ठीक है, आगे आएगा एपिंडाइमोमा, एस्ट्रोसाइटोमा. बट आपको ये पता हो कि जो ग्लायोमास होते हैं, ग्लायोमास ना, जो हमारा प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं ना इन अडल्ट, मोस्ट कॉमन टाइप जो होती है वो ग्लायोमास होती है. ठीक है, और ये अराइज करते हैं ग्लाइल सेल. अब ना सबसे पहले वाला जो हम देखेंगे दैट विल बी ग्लायोब्लास्टोमा. इसको हम ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म भी कहते हैं. ठीक है, ये जो होता है ना बच्चों, ये मोस्ट एग्रेसिव एंड मेलिग्नेंट टाइप ऑफ ग्लायोमा होता है. ठीक है, और इस ग्लायोब्लास्टोमा को ना हम पता है क्या कहते हैं, हम इसको ग्रेड 4 एस्ट्रोसाइटोमा भी कहते हैं. ठीक है, अब ना ये रैपिडली ग्रो करता है ब्रेन टिश्यू के अंदर, और क्योंकि रैपिडली ग्रो करता है ब्रेन टिश्यू के अंदर और इन्फिल्ट्रेट कर देता है, तो इस वजह से इट बिकम्स हार्ड फॉर अस टू रिमूव इट सर्जिकली. कोई भी ट्यूमर जो ब्रेन के अंदर होगा उसके सिम्टम्स यही होते हैं, हेडेक, सीजर्स, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स. ठीक है, और इसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होती है. जब ये क्रॉस कर ले कॉर्पस कैलोजम को, तो इसको हम बटरफ्लाई ग्लायोमा कहते हैं. ये एक सर्टेन किस्म की जीन एब्नॉर्मेलिटी के साथ एसोसिएटेड होता है, EGFR एम्पलीफिकेशन के साथ. जो ये वाली बात है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके पास कोई भी ब्रेन ट्यूमर आया है, अब मुझे देखने से, I'm just telling you from my perspective, since you know this is how we do it. इस तरह से केसेस डायग्नोज होते हैं. आपके पास कोई ट्यूमर आया है ब्रेन के अंदर, अब वो न्यूरॉन्स का हो सकता है, वो ग्लाइल सेल्स का हो सकता है, वो मेटास्टेटिक डिजीज हो सकती है, मुझे नहीं पता वो क्या है. हाउ डू आई स्टार्ट डायग्नोजिंग इट? मेरे पास इम्यूनोस्टेन्स होती हैं, कि अगर फर्स्ट करो कोई ट्यूमर है जो कि जैसे GF GFAP है,
जी फैप जो होता है ना, अगर वो आपके ट्यूमर सेल्स के अंदर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आप ग्लाइयल सेल्स का ट्यूमर देख रहे हो। इट नैरोज डाउन योर डायग्नोसिस, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेन है इसका, और ये पेपर में भी आता होता है। जी फैप का मतलब है एस्ट्रोसाइट ओरिजिन और ग्लाइयल सेल ओरिजिन, ठीक है। इसमें ना स्यूडो पैलिसेडिंग होती है। स्यूडो पैलिसेडिंग, पैलिसेडिंग इज जस्ट दिस वर्ड, it's not important for you to understand it. Okay, बता देती हूँ। वो जो पैलिसेडिंग पता है क्या होती है, ये देख रहे हो ना, ट्यूमर सेल्स ऐसे लाइन कर रहे हैं, ये दिस, ये जो एक लाइन बना देना होता है, सराउंड करना होता है, इसको हम कहते हैं स्यूडो पैलिसेडिंग, ठीक है। ठीक है। स्यूडो पॉलीसेडिंग प्लियोमॉर्फिक ट्यूमर सेल्स प्लियोमॉर्फिक होते हैं। बॉर्डर सेंट्रल एरियाज नेक्रोसिस की, वो जो पिंक एरिया पड़ा होता है, हेमरेज पड़ी होगी, या माइक्रोवेस्कुलर प्रोलिफरेशन, ठीक है। वेजल्स को हो सकता है अंदर से इन्फिल्ट्रेट किया, और नॉट इम्पॉर्टेंट, आपने हिस्टोलॉजी में ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। आपको बस पता हो कि अच्छा स्यूडो पैलिसेडिंग हो सकती है, ठीक है। जी फैप पॉजिटिव होगा मतलब एस्ट्रोसाइट ओरिजिन है, और बस दैट्स इट, और आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है इसका। और ये कि अगर ये कॉर्पस केलोजम में क्रॉस कर जाए तो ये बटरफ्लाई ग्लायोमा होगा, ठीक है। अच्छा, इसी की तरह एक ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा होता है, ठीक है, और लेकिन ये जो है अब फ्रंटल लोब्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इन जनरल जो होती है उनकी फ्राइड एग अपीयरेंस होती है, राउंड सा न्यूक्लियस होता है और क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और जो ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा होता है, इसमें जो कैपिलरीज की अरेंजमेंट होती है, ठीक है, उसकी एक खास अपीयरेंस होती है, उसको हम कहते हैं चिकन वायर अपीयरेंस, चिकन वायर कैपिलरी पैटर्न। हैव दे गिवन इट? ये डी में मुझे लग रहा है, या डी में इन्होंने ना ओलिगोडेंड्री, ये देखो ये बड़ा सा न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, क्लियर सा साइटोप्लाज्म, फ्राइड एग, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम ऊपर चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है मेनिनजियोमा। मेनिनजियोमा नॉर्मली बिनाइन होता है, फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है, मेल से कहीं पे भी अराइज कर सकता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्सियल मतलब एक्सटर्नल टू ब्रेन पैरेन्काइमा, ठीक है, एंड मे हैव अ ड्यूरल अटैचमेंट टेल। एक्स्ट्रा एक्सियल का क्या मतलब होता है? इसेंशली जो आपका मेनिंजीज होता है ना, जैसे आप कहते हो कि ऊपर वाला था, ये जो ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा है या जो ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म है, ये तो आपके ब्रेन पैरेन्काइमा से निकल रहा है, ग्लायल टिश्यू से निकल रहा है। मेनिंजियोमा आपके ब्रेन मैटर से रिलेटेड नहीं होता, वो जो कवरिंग होती है ना ब्रेन की मेनिंजीज से, उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसलिए उस द टर्म दैट वी यूज फॉर this thing about meningioma, that it does not arise from brain parenchyma, but rather it arises exteriorly, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एक्सियल, ठीक है, and may have a dural attachment, it could be attached to the dura। ये often asymptomatic होता है and may present with seizures or photoneurologic signs। अच्छा, the good thing is it is benign, ठीक है, कभी कभी, mostly it is benign। अब क्या होता है कि मेनिंजियोमा में इसका ओरिजिन क्या है, एरिथ्मॉइड सेल ओरिजिन, ठीक है। अब जब आप इसकी, यू डोंट हैव टू नो इट्स हिस्टोलॉजी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता हो कि मेनिंजियोमा के अंदर ना सेमिनल बॉडीज होती हैं, बहुत कैरेक्टरिस्टिक बात है, और ना वर्ल्स होते हैं, लाइक आई बिकॉज आई सीन दिस, तो इसलिए मेरे लिए ये चीज जहन में वो तस्वीर रखना मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं। हमारे पास चल अब हमारे पास है हेमेंजियोब्लास्टोमास, ठीक है।
हेमेंजियोब्लास्टोमास जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ्टन सेरिबेलर है। अभी हमने पढ़ा भी है कि हेमेंजियोब्लास्टोमास इसके साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। हेमेंजियोब्लास्टोमा जो है वो एसोसिएट होता है VHL के साथ, ठीक है, when found with retinal angiomas, ठीक है। और हेमेंजियोब्लास्टोमा इज एसेंशियली कैपिलरीज का ट्यूमर होता है ना, तो इट कैन प्रोड्यूस एरिथ्रोपोइटिन व्हिच कैन लीड टू सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये बात इज हाईली, ठीक है। और हेमेंजियोब्लास्टोमा कैसे दिखेगा आपको, ये इट इज गोइंग टू बी, मतलब बहुत सारी कैपिलरीज पैक होती हैं स्मॉल स्पेस के अंदर और इंटरवीनिंग पैरेंकाइमा कम होता है, ठीक है। अभी देख लेते हैं। अगर आप देखो ना, ये जो ये तो खैर एक्स्ट्रा विजेटेड ब्लड है, छोटा छोटा जो है, ये जो ये है, these will be your capillaries, ठीक है। और ये जो है मतलब इनके दरमियान नॉर्मल से बहुत ज्यादा कम, नॉर्मली ऐसा नहीं होता टिश्यू, अब इसमें बहुत ज्यादा कम स्ट्रोमा पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो ये है, ये वर्ल्डिश सा पैटर्न होता है, ठीक है। ये आपकी समोमा बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है। ये वर्ली सा पैटर्न और स्पिंडल शेप न्यूक्लियस, ये मेनिंजियोमा का फीचर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पिट्यूटरी एडेनोमा, बिट्यू इसमें ना ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक इसे प्रोलैक्टिन एंड स्टफ, नो इट्स वो जिसमें FSH और वो वाली रिलेशनशिप होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, ठीक है। इसको इत्तेफाक करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, then you will find it better. हमारे पास पिट्यूटरी एडिनोमा है, ठीक है। नॉन फंक्शनिंग भी हो सकता है, हाइपर फंक्शनिंग भी हो सकता है। जो नॉन फंक्शनिंग होता है ना, वो सिर्फ कंप्रेस करता है। मैंने आपको बताया था अगर आप ऑप्टिक याज्म पे हो तो क्या होता है, बाई टेम्पोरल हेमिएनोपिया। पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी, ये ना समथिंग अबाउट इट मींस दैट ब्लड सप्लाई जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को नहीं मिल रही, ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सडन ब्लीडिंग या इंफेक्शन हो जाती है विद इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो दिस इज व्हाट पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी इज, और ये हाइपोपिट्यूटरिज्म कॉज कर सकता है। ऐसे ये जो इम्पोर्टेंट है, पिट्यूटरी एडेनोमा बना हुआ है तो इसमें एक टेंडेंसी होती है कि इंफेक्शन या हेमरेज हो जाए, ठीक है। और अगर वो हो गया तो फिर उसके नतीजे में जो चीज आपको मिलेगी दैट विल बी हाइपोपिट्यूटरिज्म, ठीक है। अपना नॉर्मली सबसे ज्यादा कॉमन ना मतलब प्रोलैक्टिन होमा होता है, प्रोलैक्ट जिससे पिट्यूटरी है ना उसके अंदर सेल्स होते हैं प्रोलैक्टिन सेल्स। प्रोलैक्टिनोमा जो होता है वो क्लासिकली प्रेजेंट करता है गैलेक्टोरिया के साथ, ऑब्वियसली क्योंकि प्रोलैक्टिन मिल्क रिजेक्शन करवाता है। एमेनोरिया के साथ अब हम देखेंगे क्यों एमेनोरिया के साथ, डिक्रीज्ड बोन डेंसिटी, ठीक है। और वो बता रही है कि डिक्रीज बोन डेंसिटी इसलिए होती है क्योंकि सप्रेशन हो जाती है एस्ट्रोजन की फीमेल्स के अंदर, एंड एज डिक्रीज लिबिडो, इनफर्टिलिटी इन मेल्स, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि प्रोलैक्टिनोमा कभी कभी मेल्स में भी हो जाता है, और अगर मेल्स में हो जाए तो ऑब्वियसली सारे सिम्टम्स होंगे, गैलेक्टोरिया होगा और डिक्रीज बोन डेंसिटी होगी, डिक्रीज बोन डेंसिटी होगी, और उसके अलावा सप्रेशन हो जाएगी, मतलब ऑब्वियसली सप्रेशन होगी एस्ट्रोजन की इन basically suppression of estrogen in females and decreased libido, and as a result infertility in males, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट है डोपामिन एगोनिस्ट, we will learn why this is important।
एग्जाम्पल ये जो डोपामीन एगोनिस्ट वाली चीज है ना, कि डोपामीन का क्या ताल्लुक होता है प्रोलैक्टिन के साथ, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे एंडो। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ी होंगी एंडो की यूनिट में, अगर पढ़ाई भी है तो ठीक है, वरना मैं बता दूंगी। डोपामीन एगोनिस्ट एग्जाम्पल ब्रोमोक्रिप्टीन, केबोर्जिलीन और ट्रांसफिनोइडल रिसेप्शन, ठीक है। इधर ने ये लिखा हुआ है कि अगर हाइपरप्लेजिया हो जाए ना of only one type of endocrine cells, um, so this hyperplasia of only one type of endocrine cells found in pituitary, most commonly lactotrophs जो कि प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करते हैं, तो हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया कॉज करता है, ठीक है। और अब क्वेश्चन है, जी ठीक है, एक्रोमेगैली जाइगेंटिज्म, वो ये कह रहे हैं कि अगर सोमैटोट्रॉफ्स हैं उसका मतलब वो हाइपरप्लेजिया हो जाए। ये इंपॉर्टेंट है आपको पता हो कि एडिनोमा हाइपरप्लेजिया की वजह से होता है, हाइपरट्रोफी की वजह से नहीं होता, ठीक है। तो तो क्या हो जाएगा, एक्रोमेगैली हो जाएगी, जाइगेंटिज्म हो जाएगी। अगर आपके कॉर्टिकोट्रॉफ्स जैसे एसीटीएच है वो ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से कुशिंग डिजीज हो जाएगी। और अगर आपके थायरोट्रॉफ्स, और उसके बाद रेयरली होते हैं फ्रॉम थायरोट्रॉफ्स और गोनाडोट्रॉफ्स, ठीक है। अब बच्चों इसका कोई सीन इस तरह से होता है कि जो प्रोलैक्टिन होता है ना, ये सप्रेस करता होता है एफएसएच और एलएच को, ठीक है। तो जब आपका प्रोलैक्टिन ज्यादा है ट्यूमर की वजह से, तो एज अ रिजल्ट क्या चीज हो रही होती है कि आपका जो है वो एफएसएच और एलएच नहीं रिलीज हो रहा होता, जिसकी वजह से आपको एमिनोरिया होता है, ठीक है। तो यही चीज होती है कि जब मदर जो है वो लैक्टेशन करा रही होती है ना, शुरू में जब वो ब्रेस्ट फीड करा रही होती है, तो उसको भी हम कहते हैं कि दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। व्हाई इज दैट, क्योंकि ना उस टाइम पे जब आपका प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो आपका प्रोलैक्टिन जो है सिस्टम, मतलब आपको जो प्रोलैक्टिन है ना, वो एफएसएच और एलएच जो है उसकी प्रोडक्शन नहीं करवाता, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन वगैरह नहीं होती, और मेंसेस, मतलब जिसकी वजह से आपका जो मेंसेस है ना आपको वो नहीं, ठीक है। डोपामिन और प्रोलैक्टिन की ना एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। होता कुछ यूं है कि जिसकी अब ना अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि जो डोपामिन होता है ना, वो प्राइमरीली डोपामिन को ना हम प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। और जो डोपामिन होता है ना, वो एक्चुअली सप्रेस करता होता है रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब ना डोपामिन बेसिकली जब प्रोड्यूस होता है ना, तो वो बाइंड करेगा D2 रिसेप्टर के ऊपर, ठीक है, D2 रिसेप्टर्स ऑन द लैक्टोट्रोफ सेल्स, ठीक है। और उसके बाद प्रोलैक्टिन सिक्रीशन की ना प्रोलैक्टिन सप्रेशन हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हायर लेवल्स होते हैं ना डोपामीन के, वो रिड्यूस करते हैं प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को। कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे ब्रोमोक्रिप्टीन और ये जो केबरगोलिन है, दे कैन बी यूज टू ट्रीट कंडीशंस लाइक प्रोलैक्टिनोमास, ठीक है। अब जब कभी भी हमारी बॉडी के अंदर डोपामिन डिक्रीज होगा, तो प्रोलैक्टिन लेवल्स राइज करेंगे, ठीक है।
जैसे जो डोपामीन एंटागोनिस्ट होते हैं ना, ठीक है, एग्जाम्पल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस लाइक हेलोपेरिडोल और रिस्पेरिडोन, ये ना ब्लॉक करती हैं डोपामीन रिसेप्टर्स को एंड कैन लीड टू एलिवेटेड प्रोलैक्टिन, जिसकी वजह से आप एक उनमें साइड इफेक्ट देखते हो कि हो सकता है पेशेंट को गैलेक्टूरिया हो जाए। ठीक है, I'm done with this. Did you guys understand? जी 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 जी। तो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, आई विल लेट यू थिंक अबाउट इट। जो डोपामिन एगोनिस्ट होते हैं वो हम क्यों यूज करते हैं, और डोपामिन एंटागोनिस्ट होते हैं वो हम क्यों यूज करते हैं? एगोनिस्ट हम देते हैं डिक्रीज प्रोलैक्टिन। ओके, डोपामिन एगोनिस्ट हम देते हैं टू ब्लॉक प्रोलैक्टिन, सो टू ब्लॉक also यूज इन प्रोलैक्टिन, वेरी गुड। और डोपामिन एंटागोनिस्ट जो होते हैं ना वो हम देते होते हैं एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस में। मैंने आपको वो बताया था कि डोपामिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स वाली बात अगर आपको याद हो, तो हमें डोपामिन एंटागोनिस्ट एंटी साइकोटिक्स में डोपामिन एंटागोनिस्ट होते हैं, और वो क्या करते हैं कि डोपामिन जब कम हो जाएगा तो हमारा प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा होगा, जिसकी वजह से उनका एक साइड इफेक्ट होता है कि गैलेक्टोरिया हो सकता है। वेरी गुड वेरी गुड, अंडरस्टूड, समझ आ गया। ठीक है। अच्छा जो बच्चों उसके बाद, अच्छा जो बच्चों उसके बाद हम चलते हैं शॉनोमा पे। शॉनोमा क्लासिकली अराइज करता है सेरिपेलो पॉन्टाइन एंगल पे, ये बिनाइन ट्यूमर होता है, और ये इन्वॉल्व कर रहा होता है क्रेनियल नर्व फिफ्थ फिफ्थ सेवेंथ एंड एट्थ को। लेकिन ये किसी भी पेरिफेरल नर्व में हो सकता है। आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन ये छोड़ूंगी, हाँ, बल्कि हमने एक ही जगह पढ़ा है कि वेस्टिबुलर schwannomas होते हैं, और एक जगह हमने पढ़ा है कि cutaneous न्यूरोफाइब्रोमास होते हैं ना। schwannomas are nothing but न्यूरोफाइब्रोमास, ये कहाँ कहाँ होते हैं? अच्छा, ऑफ्टन जो है वो लोकलाइज्ड होते हैं टू cranial nerve 8 in the internal acoustic meatus. Vestibular schwannoma can present as hearing loss. Bilateral vestibular schwannomas are found in NF2 or resection or stereotactic radiosurgery। अच्छा खैर, ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप S100 करवाते हो। अगेन ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर मेरे पास कोई ट्यूमर आया है और मुझे पता चल रहा है कि वो ब्रेन के अंदर है, अब मैंने उसका जी फैप करवाया, वो नेगेटिव है, और मैं उसका S100 करवाती हूँ और वो पॉजिटिव है, चलो ब्रेन में नहीं होगा, बल्कि हाँ ब्रेन के अंदर ही बस सेरिपेलो पॉन्टाइन एंगल पे होता है, तो उसका S100 पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब ये है कि इट इज रिश नर्व शीथ नर्व्स रिलेटेड सोचना चाहिए, न्यूरॉन्स रिलेटेड, नर्व शीथ रिलेटेड। अच्छा ये ना बाईफेजिक होता है। बाईफेजिक का ये मतलब होता है कि इसमें दो किस्म की ना फेजेस आ रहे होते हैं, मतलब एक बहुत हाइपर सेल्यूलर एरियाज होते हैं और एक हाइपो सेल्यूलर एरियाज होते हैं। जो हाइपर सेल्यूलर एरियाज होते हैं ना वो होते हैं स्पिंडल शेप जैसे आपके मसल्स है, और जो हाइपोसेल्यूलर एरियाज होते हैं वहाँ पे ना पिंक सा बैकग्राउंड होता है, मिक्सोइड से होते हैं, हाइपोसेल्यूलर होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। I'm gonna ask you questions. Ready for the questions, guys? Okay. एक 60-year-old पेशेंट आया आपके पास जो कि प्रेजेंट करता है विद वर्सनिंग हेडेक, memory problems and seizures।
जब आप उसका एमआरआई करवाते हो तो आपको एक लार्ज इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर मिलता है इन द फ्रंटल लोब। और पैथोलॉजी चलो ये मैं आपको नहीं बताती, आप लोगों को क्या लगता है इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर है इन द फ्रंटल, बट इनफिल्ट्रेटिव ट्यूमर है। व्हाट डज डॉक्टर आयशा थिंक? वेरी गुड। इट्स एक्चुअली वो ना उन्होंने फ्रंटल लोकेशन करके उन्होंने आपको कंफ्यूज किया, जैसे ही इट्स इनफिल्ट्रेटिव, ये चीज आपने सही बोली है, ठीक है। जो भी ट्यूमर अडल्ट ब्रेन में होगा प्राइमरी है और वो इन्फिल्ट्रेटिव है ना, तो दैट इज योर जीबीएम, ठीक है। दैट दे डिड टू कंफ्यूज यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि एक 45 ईयर ओल्ड वुमन आपके पास आई है जो कि एक्सपीरियंस करती है ग्रेजुअल हियरिंग लॉस इन वन ईयर, बैलेंस प्रॉब्लम्स एंड tinnitus। इमेजिंग शोज ट्यूमर, वैसे तो मुझे इतना ही छोड़ देना चाहिए लेकिन चलो मैं आगे पढ़ लेती हूँ। इमेजिंग शोज अ ट्यूमर अफेक्टिंग द vestibulocochlear nerve. What is the most likely diagnosis? जी बिल्कुल, वेरी गुड। डू यू एग्री डॉक्टर आयशा? Good. अब जो है अगला सवाल पूछती हूँ मैं आप लोगों से। एक ना पेशेंट आके आपके पास 50 ईयर ओल्ड, वो प्रेजेंट करती है विद प्रोग्रेसिव विजन लॉस एंड हेडेक्स। उसका एमआरआई शो करता है एक ट्यूमर जो कि कंप्रेस करा होता है ऑप्टिक chiasm को, और excessive levels of cortisol. What is the most likely diagnosis? हाँ, वेरी गुड। और डॉक्टर आशा, आपको क्या लगता है, डू यू एग्री? वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद एक 65 ईयर ओल्ड मैन है जिसको एक स्लोली ग्रोइंग ट्यूमर है attached to the meninges. He experiences seizures and mild weakness on one side. आप एमआरआई कराते हो तो आपको पता चलता है कि वेल सर्कमस्क्राइब ड्यूरल बेस्ड मास है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? अच्छा, ठीक। तो वो जो, अब मैं आपको मुझसे एक एमसीक्यू पूछती हूँ कि ना, हमारे इन आपको मैं ऑप्शंस दूंगी, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि इनमें से मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। मुझे करेक्ट आंसर बताना है। Which of the following tumors is most associated with a rapid progression, poor prognosis, and a high degree of invasiveness? मेनिंजियोमा। मैं पहले से बता दूं, मेनिंजियोमा जो है वो मोस्टली बिनाइन होता है, मेलिग्नेंट भी हो सकता है, बट आपके लेवल के लिए मेनिंजियोमा बिनाइन है। ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, वेस्टिबुलर schwannoma या पिट्यूटरी एडिनोमा? क्वेश्चन ये था कि which of the following tumors is most associated with a rapid progression, poor prognosis, and a high degree of invasiveness? तो उसमें ग्लायोब्लास्टोमा आंसर था। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछती हूँ, तो अपने पास से सुन रहे हैं। एक ट्यूमर है जो कि अराइज कर रहा है फ्रॉम, वैसे ये तो बहुत कॉमन है,
ट्यूमर जो कि ये तो बहुत ही बच्चों वाला है, ट्यूमर जो कि अराइज कर रहा है फ्रॉम द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स दैट टिपिकली प्रेजेंट्स विद सीजर्स इन मिडिल एज्ड अडल्ट्स। ये तो ऑब्वियसली सबको पता है ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा होगा। वेरी गुड। ओके, ये भी उन्होंने बताया हुआ है कि एक पेशेंट है आया है ब्रेन ट्यूमर के साथ, और उसमें ना हार्मोनल डिस्टरबेंसेस हो रही हैं, जैसे एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन है लीडिंग टू एक्रोमेगैली। तो वो क्या होगा? शाबाश। तो बच्चों, एक मुझे ये बताओ कि अगर हम कहें कि मेनिंजियोमा यूजुअली मेलिग्नेंट एंड रैपिडली ग्रोइंग होता है विद अ पुअर प्रोग्नोसिस, इज इट ट्रू और फॉल्स? इट्स फॉल्स, क्योंकि जो मेनिंजियोमा होता है ना वो नॉर्मली बिनाइन होता है और स्लो ग्रोइंग होता है। अच्छा, जो वेस्टिबुलर schwannoma होता है, does it typically present with unilateral hearing loss, tinnitus, balance problems? वेस्टिबुलर schwannoma जो है ना, इसका इन्होंने ये बताया हुआ है कि ये यूनिलैटरल हियरिंग लॉस, टिनिटस और बैलेंस प्रॉब्लम्स के साथ ही आता है। बायलेटरल जो है वो तो NF2 में होगा। ठीक है, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग करके स्टेटमेंट। अच्छा, उसके बाद है कि मेटस, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अम, सारा आप लोगों को आता है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। ओके, आई थिंक वी आर गुड टू गो। आई थिंक वी आर गुड टू गो। बच्चों, अभी हम इतनी कर लेते हैं क्लास, कल हम 2 घंटे की कर लेंगे, ठीक है? या मैक्सिमम कुछ इस तरह से। अब इतना वैसे हमारा रहता है भी नहीं, तुम लोग कहते हो तुम पढ़ा लेती हो यार, लेकिन ये है कि हमारा मैक्सिमम बस ये रहता है स्पाइनल कॉर्ड, विच इज लाइक इट्स इजियर, फार इजियर टू अंडरस्टैंड, और ये तो हमने किया हुआ है यहाँ से, डन इट। कुछ चीजें हैं जो इसमें रहती हैं, बट it's gonna take 1 3 hours lecture and we will be done with most things. Should we call it a day or should we continue? ये क्या कहते हो, खत्म करवा दूं ये वाले ट्यूमर्स? Right, so no one's answering. That's interesting. Let's play silence treatment. Whatever feels easy to you. Okay, thank you. That's very nice. Well, that's okay. That's same, Dr. Aisha, same. So we will call it a day. इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कल हम, फिर मेरा फ्री होने का भी है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम जल्दी क्लास लूँ, ठीक है? Alrighty then. Allah Hafiz everyone. Bye bye. We've gone through the worst though. इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी।